कि देखिए, हाँ हमने जूम ऑन करना पड़ेगा क्या। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने इससे पहले जो है वो 20 क्वेश्चन तक, पहले 20 सवाल हल कर लिए थे। आज हम सवाल हल करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आपसे पूछा गया है एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में पूछा गया है, तो ये तो इट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो ये तो फिर मार्केट सप्लाई बन गई। तो लिहाजा मार्केट डिमांड कर्व तो होती है, क्या हालत, सप्लाई कर्व में हमने क्लासिफिकेशन नहीं करी। इट इज अ मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई तो फिर मार्केट की होती है। Embodies the same logic that lies behind individual firms supply curve। आप कह सकते हैं कि यार उसके पीछे सेम लॉजिक हो सकती है, लेकिन फर्क यह है कि ये तो होती है प्राइस लेवल के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए होती है। लिहाजा यहां पे क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। अच्छा बच्चों, an inflationary gap exists in an economy। inflationary gap कब होगा, जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट करेगी, जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट करेगी, या एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस। बात यह है कि जब भी हमारी ओवरऑल डिमांड इन एन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व से आगे जाके इक्विलिब्रियम बनाएगी, तो नतीजा ये होगा SRAS। तो ये बन जाएगा क्या बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप। अब जरा दोबारा देखें बी ऑप्शन को, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो इसको या इनकम, तो ये बच्चों आपका बन गया पॉइंट बी। क्लियर जी, बात समझ आ रही है। अब आगे बात क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फुल फॉल इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें से किसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी, इनमें से किसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी। तो देखिए बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड में कमी की जो वजूहात है उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि फॉल इन एग्रीगेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो देखिए बात यह है कि अगर तो इंपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट कम होती है, तो इसका एक ही मतलब बनता है कि लोकल प्रोडक्ट यूज ज्यादा हो रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट यूज ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी, यही बात है भाई, इंपोर्ट यूज नहीं हो रहा है, इस बार लोकल चीजें खूब यूज हो रही है, लोकल सब्सिट्यूट आ चुके हैं, तो डिमांड बढ़ गई लोकल चीजों की। क्या हाल है बच्चों। अच्छा, ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं। क्या हाल है बच्चों, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं। ये देखिए ये क्या है, ए फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। लोग सेव कम कर रहे हैं, जब लोग सेव कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। जब लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, किधर जाएगी, राइटवर्ड। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम टैक्स, उनकी इनकम पे टैक्स ज्यादा क्या कर दिया गया, सॉरी कम कर दिया गया। तो अगर टैक्स कम कर दिया जाए, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स कम कर दिया जाए, तो उनकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी, और इससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, किधर जाएंगे, राइट साइड पे। एक ही चीज बचती है, क्या, गवर्नमेंट अपने अखराजात कम कर दे। गवर्नमेंट जब अखराजात कम करेगी तो कम सरिया खरीदेगी, कम कंक्रीट खरीदेगी, कम डैम बनाएगी, कम सड़कें बनाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। हम किधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गई बात।
अच्छा बच्चों, तो यहां तक फर्स्ट क्लास हो गया काम। चलिए अब बच्चों बात ये कर लेते हैं, कौन सी, अपना क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शिफ्ट द इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या नहीं होगी, शिफ्ट नहीं होगी, शिफ्ट नहीं होगी, कैन नॉट नहीं होगी, ये पूछना चाह, नहीं होगी। एक तो बात ये है बच्चों कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इससे तो शिफ्ट होगी। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी फर्ज करें बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स कम या ज्यादा हुए तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो ताल्लुक ही सीधा सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ, इससे भी इफेक्ट आएगा। क्या हाल है, सिर्फ एक ही चीज है, क्या, डायरेक्ट टैक्स, और ये बनती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और इसका ताल्लुक एग्रीगेट डिमांड के साथ है, एग्रीगेट सप्लाई के साथ नहीं है। तो जो सेल्स टैक्स है, या जिसको आप बिक्री टैक्स कहते हैं, या जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसका ताल्लुक सप्लाई के साथ है, और जो इनकम टैक्स है उसका ताल्लुक डिमांड के साथ है। यानी देखिए इनकम टैक्स का ताल्लुक डिमांड के साथ है कि अगर आपकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे फर्क पड़ेगा, लिहाजा आपकी खरीदारी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बुक की मिसाल दी थी कि आप बुक छाप रहे हैं तो कागज महंगा हो गया टैक्स लगने से, सेल्स टैक्स लगने से, प्रिंट करने के लिए इंक चाहिए थी वो महंगी हो गई, मशीन के लिए लुब्रिकेंट चाहिए तो उसमें भी सेल्स टैक्स लगा हुआ, तो उसकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट होगी। क्या इफेक्ट होगी, कॉस्ट इफेक्ट होगी, लिहाजा ये सप्लाई का फैक्टर है। और जो डायरेक्ट टैक्स है जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो आपके अबू की सैलरी से डायरेक्ट कट के सैलरी मिलती है, उसका ताल्लुक डिमांड के साथ है। वो जितनी ज्यादा टैक्स लग के मिलेगी आपको सैलरी, आपके अबू उतनी कम चीजें खरीदेंगे। ऐसे ही होगा बच्चों। और सब्सिडीज का ताल्लुक तो आपको याद है, खाद की बोरी सस्ती कर दी तो कास्ट कम हो गई, सप्लाई, तो सब्सिडी जितनी आप देंगे कॉस्ट उतनी कम होगी और उससे सप्लाई में उतना इजाफा होगा। ठीक होगी बात बच्चों। तो कौन सी वाली बात हमें पिक करनी चाहिए, सी वाली। क्लियर बच्चों। अच्छा जी, अब चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है, द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी के जहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आ जाती है हम उसे कह देते हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एट द गिवन टाइम पीरियड इकोनॉमी इससे आगे नहीं जा सकती। ये इकोनॉमी का फुल पोटेंशियल है, ये इकोनॉमी की पूरी ताकत लगाकर यहां तक आप इसे ला सकते हैं। ये इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी है, इससे आगे कुछ भी नहीं। क्लियर बच्चों। तो लिहाजा कंक्लूड ए पॉइंट ही करेंगे, ए ऑप्शन ही करेंगे। क्या हाल है बच्चों। अब आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शिफ्ट इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कौन सा ऐसा है जिससे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा। ये तो सीधी बात है, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तो भाई सप्लाई में इजाफा होगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर लेबर की स्किल्स में इंप्रूवमेंट आ गया तो ये भी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, लिहाजा इससे भी इफेक्ट होगा, इससे भी। ठीक है जी। क्या चीज है, प्राइस लेवल। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो वेरिएबल जो y एक्सिस पे लिखा है और वो प्राइम डिटर्मिनेंट है, उसकी वजह से आने वाली चेंज उसी कर्व के एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर जाने से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से जाहिर होती है, शिफ्ट नहीं आता। रेफरेंस वही है, चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। क्लियर बच्चों, पक्की बात। Keynesian aggregate supply curve is always, Keynesian aggregate supply curve always कैसी होती है जी, शाबाश।
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अक्सर किताबों में अगर आप देखेंगे ना तो ये यूं बनी होती है, ऐसे बनी होती है, ठीक हो गई बात। तो लिहाजा उससे पहले हॉरिजॉन्टल थी और फिर उसके बाद क्या बन गई, वर्टिकल बन गई, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब आगे आप 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडी पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी में क्या फर्क है। देखिए बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये आपका फुल पोटेंशियल भी तो है ना। और जहां रियल आउटपुट लिखा जाता है उसको आप जीडीपी भी तो कहते हैं। इसका मतलब है ये जो है ना, ये फुल पोटेंशियल जीडीपी है। ये कौन सा है, ये है पोटेंशियल जीडीपी, यानी इतना जीडीपी तुम पैदा कर सकते हो अगर इकोनॉमी की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इससे पीछे रह जाते हो, आप इससे पीछे रह जाते हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। तो यहां से आप जो ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये है आउटपुट गैप। कौन सा गैप है, आउटपुट गैप, ठीक है जी। अच्छा, ये आउटपुट गैप जो है हम इसे कह रहे हैं, जो कि जीडीपी की सेंस में यही है। अगर ये ना होता तो मैं इसे डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप का नाम भी दे सकता था। क्या ख्याल है बच्चों। तो ये जो है ये बन गया आपका क्या, शाबाश, आउटपुट गैप। अब आ जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की तरफ के। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखिए ये एक इंडेक्स होता है। आमतौर पर हम इसको यूं कहते हैं कि ये एक रेशियो होती है जिसके अंदर नॉमिनल जीडीपी यानी मॉनेटरी जीडीपी ऊपर रख दीजिए और रियल जीडीपी नीचे रख दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो हम इसके लिए कौन सी ऑप्शन लेंगे, चार्ली, यानी कि ये इन्हीं दोनों के फर्क का नाम कहलाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये बुक में फार्मूला गिवन था नहीं बच्चों। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं किस तरफ, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल एंड आउटपुट। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि ये फर्ज कर लीजिए, चैप्टर 2 में भी इस तरह का हमने पढ़ा था। ये रियल आउटपुट है, ये प्राइस लेवल है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1 है। ये तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बन गया y1 और ये बन गया p1। सवाल ये है कि अगर जो है वो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में इजाफा करती है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में इजाफा करने से एग्रीगेट सप्लाई कब किधर जाएगा, राइट साइड पे। क्योंकि गवर्नमेंट मजीद सरिया खरीदेगी, मजीद कंक्रीट खरीदेगी, मजीद सीमेंट वगैरह चीजें खरीदेगी, तो डिमांड तो बढ़ गई। तो डिमांड के बढ़ने से ये 81 से 82 हो जाएगा और यहां से एक प्राइस की लाइन जाएगी और यहां से एक रियल आउटपुट की लाइन जाएगी। यहां से एक प्राइस की लाइन जाएगी, यहां से रियल आउटपुट की लाइन जाएगी। तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो गया और रियल आउटपुट भी इंक्रीज हो गई। अब पॉइंट कौन सा बनेगा इसमें से, शाबाश, अल्फा बनेगा, बोथ इंक्रीजेस। क्या हाल है बच्चों। मेरा ये ख्याल है कि हम यहां पे इसको ना